आज की इस वीडियो के अंदर हम एलिमेंट्री कैनाल की जो स्ट्रक्चर होती है, आहारनाल की संरचना के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आहारनाल जैसे कि हमने बताया था कि आहारनाल लगभग 4.5 मीटर लंबी कुंडलित पेशीय नलिका का रचना होती है। ठीक है, जो कि पूर्ण विकसित होती है, अर्थात मुख से लेकर के ये गुदा तक फैली हुई रहती है। ठीक है, संरचना के हिसाब से देखें तो इसको कई सारे भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहले आता है मुख। मुख के बारे में हमने बात की कि मुख नासिका के नीचे दो मांसल ओष्ठों से घिरा हुआ एक अनुप्रस्थ दरार के रूप में जो छिद्र होता है, जिसे अपन मुख कहते हैं, जो कि भोजन को पकड़ने का काम करता है, ग्रहण करने का काम करता है। होठों पर जो मांसल ओष्ठ होते हैं, इन ओष्ठों पर लेवियल ग्रंथियां होती हैं, और लेवियल ग्रंथि जो होंगी वो श्लेष्मा का स्रावन करके ओष्ठों को नम और चिकना बनाए रखती हैं। ठीक है, इसके बाद मुख के बाद आता मुख गुहा। मुख आगे चलकर एक खोखली रचना में खुलता है, जो कि ग्रसनी तक फैली हुई रहती है। इसे बोलते हैं अपन मुख ग्रसनी गुहा या वकल कैविटी के नाम से जानते हैं। इस वकल कैविटी की जो छत होती है उसका निर्माण कठोर और सॉफ्ट तालुओं के द्वारा होता है, जबकि फर्श का निर्माण एक पेशीय जो सॉफ्ट जीव होती है, जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार के स्वादों का अनुभव होता है, उसके द्वारा होगा। जबकि पार्श्व दीवारों का निर्माण जबड़े और दांतों के माध्यम से, दांतों के द्वारा होता है। ठीक है, जिसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर बात की थी, दांत की स्ट्रक्चर। ठीक है, तालु के बारे में बात की थी। अब आप देखिए यहाँ पर ग्रसनी मुख गुहा आगे चल करके एक सक्रिय नलिकाकार भाग में खुलती है, जिसे बोलते हैं ग्रसनी। एक बात ध्यान रखना, ग्रसनी श्वास नली, श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र, इन दोनों का एक कॉमन मार्ग होता है। ठीक है, जैसे कि हम डायग्राम में बात करते हैं, ये मुख गुहा है जो आगे चल करके किस में खुलती है, ग्रसनी में। ये जो पूरा हिस्सा है वो ग्रसनी का कहलाता है। ग्रसनी यहां पर ये नासा मार्ग होगा, श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र, इन दोनों का कॉमन मार्ग होता है कौन, ग्रसनी। ठीक है, अर्थात ये जो ग्रसनी वाला हिस्सा है ये आगे चल के दो छिद्रों के रूप में बटा हुआ रहता है। आगे का जो रंध्र होता है वो ग्लोटिस कहलाता है, जिसे बोलते हैं कंठ द्वार। ये कंठ द्वार आगे चल करके श्वास नली में खुलता है, जो आगे चलकर शरीर के अदर भाग में ऊपर से फेफड़ों में प्रवेश कर जाती है। जबकि पीछे का जो भाग होता है जिस पर उपस्थित रंध्र को हम बोलते हैं ग्लट या निगल द्वार कहते हैं। निगल द्वार आगे चल करके ग्रासनाल में खुलती है। एक बात ध्यान रखना, जब भोजन को निगला जाता है तो वो पीछे वाले द्वार में होकर के एंट्री करेगा ग्रासनाल में। अतः श्वास नली में जाने से रोकने के लिए इस ग्लोटिस के ऊपर एक मांसल प्लेट पाई जाती है, जो कि ढकने का कार्य करती है, भोजन को निगलते समय श्वास नली को ढकने का कार्य करती है, जिसे बोलते हैं एपिग्लोटिस, अर्थात घाटी ढापन अंग कहते हैं। तो हमने कहा ये ग्रसनी जो होती है श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र का कॉमन मार्ग है। इसके अलावा मध्य कर्ण से आने वाली जो यूस्टेकियन नलिका होती है, यहाँ से यहाँ आकर के यहाँ पर खुलती है। ठीक है, इसलिए जो तीखापन होता है वो हमें कानों में एहसास होता है, किसके द्वारा, यूस्टेकियन नलिका के द्वारा। ग्रसनी से हम आगे बढ़े तो आती है एक नलिका का रचना, जैसे बोलते हैं ग्रासनाल। क्या बोलते हैं इसको, ग्रासनाल, इसोफेगस कहते हैं। ठीक है, इसोफेगस की लंबाई लगभग होती है 25 सेंटीमीटर। ये जो ग्रासनाल है, जब भोजन को निगला जाता है तो ग्रासनाल का जो समीपस्थ भाग है, यहाँ पाए जाने वाली जो पेशियां होती हैं वो ऐच्छिक प्रकार की होती है। ठीक है, अर्थात हम भोजन को निगले या नहीं निगले वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जैसे ही ग्रासनाल के थोड़ा सा आगे बढ़ती है तो ग्रासनाल के पूरे भाग में अनैच्छिक पेशियां होती हैं, इसलिए भोजन आसानी से हमारे बिना मर्जी के नीचे की ओर खिसक जाता है, अर्थात आमाशय तक पहुंच जाता है। तो हम ये कह सकते हैं ग्रासनाल के समीपस्थ भाग में ऐच्छिक पेशियां होती हैं, जबकि ग्रासनाल के संपूर्ण भाग में अनैच्छिक प्रकार की पेशियां होती हैं। एक बात ध्यान है कि इस ग्रासनाल की जो इंटरनल लेयर होती है, आंतरिक भित्ति होती है, उसमें श्लेष्मी ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो श्लेष्मा का स्रावन करके ग्रास नली को नम और चिकना बनाती है, जिससे भोजन का आसानी से स्थानांतरण किया जा सके। ठीक है, लेकिन इसमें पाचक ग्रंथियां एब्सेंट होती हैं। तो पाचक ग्रंथि अनुपस्थित होने के कारण इस ग्रासनाल में कभी भी भोजन का पाचन नहीं होता है। फिर हम आगे बढ़ें, ये ग्रासनाल, यहाँ पर देखो ये पट्टी जो दिखाई है वो डायफ्राम की है। ग्रासनाल इस डायफ्राम को भेद कर
डायफ्राम को भेद कर शरीर का जो उदर गुहा होती है उस उदर गुहा में बाईं तरफ एक थैलीनुमा रचना होती है। इस थैलीनुमा रचना को हम बोलते हैं आमाशय। तो इस आमाशय में खुल जाती है, अर्थात हम कहेंगे ग्रास नली डायफ्राम को भेद कर एक आमाशय में खुलती है, जो कि थैलीनुमा भाग होता है, आहार नाल का सबसे बड़ा भाग होता है। जबकि ये जो भाग है ग्रास नल आगे चल करके इस आमाशय में खुलेगा। आमाशय एक थैलीनुमा रचना होती है जो कि उदर गुहा के लेफ्ट साइड में पाई जाती है, और मनुष्य में इस आमाशय की जो आकृति है वो जे आकार की होती है। ठीक है ना। इस संरचना की दृष्टि से देखें तो आमाशय को 3 भागों में बांटा गया है, एक तो ये वाला हिस्सा, एक नीचे का हिस्सा, एक ये हिस्सा। तो ध्यान रखना, ये जो हिस्सा होता है इस जो कि यहाँ पर हृदय होता है, हृदय के पास होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कार्डियक भाग। तो ग्रासनली जो होगी एक रंध्र के द्वारा इस कार्डियक भाग में खुलती है। इस कार्डियक भाग में जिस रंध्र के द्वारा खुलती है उस पर एक वाल्व पाया जाता है, कपाट पाया जाता है। इस कपाट को हम बोलते हैं कार्डियक कपाट। क्या बोलते हैं इसको? कार्डियक कपाट या जठर आगम अवरोधनी कपाट। ठीक है ना। तो ये भोजन को आमाशय में तो आने देता है लेकिन वापस जाने से रोक लेता है। ये जो कार्डियक भाग होगा, इस कार्डियक भाग के अंदर केवल श्लेष्मा उपस्थित होती है। ठीक है ना। या कार्डियक वाल्व होता है जहां पर ग्रसनी आके खुलेगी। जबकि इसका जो आधारीय भाग होता है ये जिसे हम बोलते हैं फंडस, ये सबसे बड़ा भाग होता है, लगभग 80% भाग होता है। आमाशय का सबसे बड़ा भाग फंडस कहलाता है, जिसे काय या बॉडी भी कह सकते हैं। ये सबसे बड़ा भाग होता है जिसमें पाए जाने वाली विभिन्न प्रकार की पाचक ग्रंथियां, यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं इसमें जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं जो जठर रस का स्रावन करती हैं। ठीक है ना। जबकि आमाशय का जो सकरा हिस्सा होता है जिसको हम बोलते हैं पाइलोरिक भाग, ये जो आमाशय का सकरा नलिकाकार भाग है इसको हम क्या बोलते हैं? पाइलोरिक भाग। इस पाइलोरिक भाग का पश्च सिरे पर एक छिद्र पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं पाइलोरस रंध्र। इस पाइलोरस रंध्र से आगे आमाशय किस में खुलेगा? एक यू आकार की नली में, जो कि गृहिणी यानी छोटी आंत का समीपस्थ भाग होता है। एक बात ध्यान रखना, इस रंध्र के पास में एक कपाट होता है जिसको बोलते हैं पाइलोरिक कपाट। इस पाइलोरिक कपाट का एक कार्य होता है कि आमाशय से पाचन के बाद भोजन को गृहिणी में यानी छोटी आंत में जाने देता है, लेकिन गृहिणी से वापस आमाशय में आने से रोकता है। ठीक है। अब हम बात करें इस फंडस भाग की। इस फंडस भाग के अंदर जो जठर ग्रंथियां होती हैं, इस जठर ग्रंथि में 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है। एक ग्लोबट सेल होती है, ग्लोबट सेल जो कि श्लेष्मा का स्रावन करती है। इस श्लेष्मा का स्रावन जो करती है वो संपूर्ण आमाशय की इंटरनल लेयर के रूप में बन जाती है। अतः इसका सबसे बड़ा कार्य यह है कि जो एचसीएल का स्रावन होता है आमाशय में, उस एचसीएल के प्रभाव से आमाशय की खुद की प्रोटेक्शन ये करता है। इसका मतलब ये स्वपाचन से रोकता है। तो आमाशय के स्वपाचन से कौन बचाता है आमाशय को? श्लेष्मा ग्रंथि। श्लेष्मा ग्रंथि द्वारा स्रावित श्लेष्मा अर्थात चषक कोशिका। जबकि इसके अंदर मुख्य कोशिका अर्थात जाइमोजन सेल होती है। जाइमोजन जो कि निष्क्रिय एंजाइमों का स्रावन करती है, जैसे कि पैप्सिनोजन, प्रोरानिन, ठीक है, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, ये जितने भी इनेक्टिव एंजाइम है वो इनेक्टिव एंजाइम इन मुख्य कोशिका अर्थात जाइमोजन कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होते हैं। जबकि इसके अंदर जो अम्लजन कोशिकाएं होती हैं, जैसे अपन ऑक्सीएंटिक कोशिकाएं कहते हैं, ये ऑक्सीएंटिक कोशिकाएं एचसीएल का स्रावन करता है। एचसीएल के कई सारे कार्य होते हैं, भोजन को छोटे छोटे कणों में बदलना, निष्क्रिय एंजाइमों को सक्रिय करना, जैसे प्रोटीन का पाचन हो सके। आमाशय में बेसिकली प्रोटीन का ही पाचन होता है। ठीक है। एचसीएल के कार्य हमें पाचन की क्रियाविधि में बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करें, ये आमाशय आगे चलकर इस पाइलोरिक कपाट के द्वारा, पाइलोस रंध्र के द्वारा आगे चलकर एक छोटी आंत में खुलती है। छोटी आंत जिसकी लंबाई लगभग होती है 3 मीटर। छोटी आंत की लंबाई कितनी है? 3 मीटर होती है। ठीक है। जबकि बड़ी आंत की लंबाई केवल 1.5 मीटर होती है। तो फिर इसको छोटी क्यों बोला? क्योंकि इसका व्यास कम होता है। छोटी आंत का व्यास बड़ी आंत से कम होने के कारण इसको छोटी आंत कहा गया, जबकि इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा होती है। तो ये 3 भागों में बटी होती है। यहाँ से देखो एक यू आकार की नली बनती है। इस नली को हम बोलते हैं गृहिणी, जिसकी लंबाई लगभग होती है 25 सेंटीमीटर। यानी कि ये छोटा भाग होता है, छोटी आंत का सबसे छोटा भाग गृहिणी होता है।
ध्यान रखना, इस यू आकार की नली जिसकी ऊपर से नीचे की ओर आने वाली भुजा को बोलते हैं अवरोही और नीचे से ऊपर जाने वाली भुजा को बोलते हैं आरोही, जबकि दोनों के मध्य में होता है अनुप्रस्थ। जो अनुप्रस्थ भाग होता है यहाँ पर यकृत ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि, इन दोनों से निकलने वाली जो नलिकाएं होती है वो परस्पर मिलकर के यहाँ पर खुलती है। जिस मुख पर खुलती है वहां पर एक कपाट पाया जाता है जिसे बोलते हैं ओडी वाल्व, जो कि पाचक एंजाइम जो कि अग्नाशय रस और पित्त रस के आवागमन को कंट्रोल करता है। ये जो ग्रहणी वाला हिस्सा होता है आगे चल करके लगभग 1 मीटर लंबी एक नलिका में खुलता है जिसको बोलते हैं जैजुनम अर्थात मध्यांत। ये एक जंक्शन होता है जो कि छोटी आंत का जो समीपस्थ भाग है जिसे ग्रहणी कहते हैं, और अंतिम जो सबसे बड़ा लंबा भाग होता है जिसे बोलते हैं इलियम, इन दोनों को आपस में ज्वाइंट करने का काम करता है। ठीक है, तो इसके बाद तीसरा जो भाग होता है वो इलियम होता है जिसकी लंबाई लगभग 1.25 मीटर होती है, यानी 1.75 मीटर होती है। इस इलियम जो कि अत्यधिक कुंडलित नलिकाकार भाग होता है जिसके अंदर रसांग, जिसकी आंतरिक भित्ति में रसांकुरों की जो संख्या होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि पाचन की जो सबसे ज़्यादा क्रिया है और पाचन के बाद जो पोषक पदार्थों का सर्वाधिक अवशोषण है वो इलियम भाग के अंदर ही होता है, क्योंकि यहाँ पर सूक्ष्म अंकुरों की संख्या, रसांकुरों की जो संख्या है वो अन्य स्थानों की तुलना में 2000 गुना ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये इलियम पार्ट आपका पूरा हुआ। इसके बाद आता है इसकी बड़ी आंत का हिस्सा। बड़ी आंत जो कि लगभग 1.5 मीटर लंबा और इसकी गुहा का व्यास ज़्यादा होता है, इसलिए इसको बड़ी आंत कहते हैं। 1.5 मीटर लंबा पेशीय कुंडलित नलिकाकार भाग होता है। इस नलिकाकार भाग में इसका जो समीपस्थ भाग होता है इसको हम बोलते हैं सीकम। सीकम जिसे बोलते हैं उंडुक। ठीक है, मनुष्य के अंदर ये जो उंडुक या सीकम भाग होता है ये एक अवशेषी अंग के रूप में होता है, क्योंकि यहाँ मनुष्य के अंदर जो सेलुलोज का पाचन करने वाले एंजाइम होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। ठीक है ना, तो सीकम भाग मनुष्य के अंदर एक अवशेषी अंग के रूप में होता है। इस सीकम के पास से एक नलिकाकार रचना निकलती है जिसे बोलते हैं वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स अर्थात कृमि रूपी परिशेषिका, जो कि एक अवशेषी अंग है। सीकम आगे चल करके एक लंबे भाग में खुलता है जिसको हम बोलते हैं कॉलन। क्या बोलते हैं इसको? कॉलन कहते हैं अर्थात वहद्रांत्र। कॉलन या वहद्रांत्र के नाम से जानते हैं। वहद्रांत्र का गुहा का व्यास ज़्यादा होता है। इसकी ये भुजा आरोही, ये अनुप्रस्थ और ये अवरोही भुजा होती है। इनके मध्य में एक पेशीय रचना पाई जाती है जिसे बोलते हैं टीनी। क्या बोलते हैं इसको? टीनी, जो कि भोजन के अभाव होने पर कॉलन की जो दीवार होती है इनको परस्पर चिपकने से रोकता है, जबकि इसकी भित्ति में एक बैलून के समान उभार पाए जाते हैं जिनको हम बोलते हैं हॉस्ट्रा। ये जो हॉस्ट्रा होते हैं जब भोजन ज़्यादा होता है तो ये इसके कॉलन के व्यास को बढ़ा देते हैं अर्थात क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। कॉलन आगे चल करके मलाशय में खुलता है। ठीक है, मलाशय जहाँ पर अपचित भोजन अर्थात मल का अस्थायी रूप से संग्रह किया जाता है। ठीक है, और मलाशय आगे चल करके एक रंध्र के द्वारा शरीर से बाहर खुलता है जिसे बोलते हैं गुदाद्वार। गुदाद्वार में उपस्थित जो पेशियां होती हैं जो मल द्वार को खोलने और बंद करने पर नियंत्रण करती है। तो इस प्रकार हमने एक आहारनाल की संरचना को देखा था। इस आहारनाल की जो संरचना है इसमें आमाशय, ग्रहणी और इलियम, इन दोनों की जो औत की हिस्टोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर है उसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो ये हमने केवल क्या पढ़ा है? एक आहारनाल की संरचना पढ़ी है। ठीक है।